ये फोटो देख के तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इसने, सीजीआई गवाही ने। इसे पता चल गया कि इस तरह के जज बने हुए हैं देश के अंदर। रिटायर्ड सीजीआई जिसको सनातन के नाम पर जूता मार दिया था, तो इससे लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भाई जूता फेंका। उसके बाद वहीं पे उन्हीं लोगों के जो उसकी पैरवी करने वाले लोग हैं, उन्हीं के दरवाजे पे जाके पहुंच गया। कोई सीजीआई चला गया, कोई प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई नेता चला गया, कोई पूंजीपति चला गया, सोकॉल्ड रिलायंस या कोई दूसरे चले गए। लाल पीले कपड़े पहन के जिसके पास वो गया उसको कोई ज्ञानी के तौर पे देखा जाए। दो ऐसे लोग हैं जो इस देश को मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे दो लोगों का गठजोड़ है जो विजिट करी है गवाही ने। इससे तो साख और गिरी है कि इस तरह के लोग जज बने बैठे हैं, इस तरह के लोग सीजीआई हो सकते हैं इस देश के, जो बाद में इस तरह के चक्कर काट रहे हैं और उनको अभी भी क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ है तो गालमेल। फोटो जब समाज में जाते तो इससे क्या पता चलता है, ये गठजोड़ है ढोंग तंत्र के बीच में और राजतंत्र के बीच में। डेमोक्रेसी जुडिशरी की साख कहाँ अच्छी है देश में। देश के लोगों का विश्वास बहुत गिरा है जुडिशरी के प्रति। सर, जिस तरीके से पूर्व सीजीआई बीआर गवई धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में पहुंचे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पता नहीं क्या करने गया वहां पर, वहां तो जाना नहीं चाहिए था। उससे तो अब पता चला, वो रिटायर भी हो गया, कि ऐसे आदमी तो काबिल ही नहीं देश के सीजीआई बनने के लिए, जज बनने के लिए। जो आदमी ढोंग में फंसाना चाहते हैं देश को, जिन आदमियों को अकल नहीं, लाल पीले कपड़े पहन के संत महात्मा या इस तरह के लोग बने घूमते हैं, देश को डिवाइड करने की बात करते हैं, मानवता जिनके आचरण में नहीं है, उनके दरवाजे पे जाना, उनके घरों में जाना तो पूरे देश को नपुंसक बनाने वाली बात है। ये बल्कि मैं कहूँगा इससे ज़्यादा खतरनाक कोई षड्यंत्र नहीं। हरियाणा में भी कुछ ऐसे बाबा जेल में पड़े हैं। उनके यहाँ हरियाणा का शिक्षा मंत्री लंबा लेट गया था, उसने अपने पैरों को भी हाथ नहीं लगाने दिया। वो स्टेज पे बैठा, वो धरती पे नाक रगड़ रहा मंत्री रामविलास शर्मा एक। इस तरह के फोटो जब समाज में जाते तो इससे क्या पता चलता है, ये गठजोड़ है ढोंग तंत्र के बीच में और राजतंत्र के बीच में। डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि जो आदमी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, जो आदमी आस्था आस्था करके प्रश्नों से बच के भागना चाहते हैं, वो ना रिलीजन हो सकता, ना वो धर्म हो सकता, ना ऐसे लोग महापुरुष या सो कॉल्ड महात्मा कहलाए जा सकते। ये फ्रॉड लोग हैं और फ्रॉड लोगों के पास जो जाते हैं वो भी अपना कोई फ्रॉड करके अपना कुछ मकसद हासिल करना चाहते हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये फोटो देख के तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इसने, सीजीआई गवाही ने। इसे पता चल गया कि इस तरह के जज बने हुए हैं देश के अंदर, कितना मादा उनके अंदर। साइंटिफिक टेम्पर की तरफ देश को बढ़ाने की बजाय इस तरह के सो कॉल्ड बाबाओं के चक्कर में देश तो फिर अपने आप ही घुस जाएगा। कि एक रिटायर्ड सीजीआई जिसको सनातन के नाम पर जूता मार दिया था, तो इससे लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भाई जूता फेंका। उसके बाद वहीं पे उन्हीं लोगों के जो उसकी पैरवी करने वाले लोग हैं, उन्हीं के दरवाजे पे जाके पहुंच गया। इससे ज़्यादा खतरनाक तस्वीर देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। देश के जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं, पहले गणेश पूजा पे प्राइम मिनिस्टर गया था सीजीआई के घर, और अब ये सीजीआई एक उसके नए बोतडू के यहाँ चला गया। जिनको अकल नहीं, जिनको मानवता के बारे में उनका विश्वास नहीं, ये सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार। धर्म का ज्ञान है उनके पास, उसको टट्टू ज्ञान नहीं है, कोई धर्म का ज्ञान व्यान नहीं है। ये पाखंडी लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं, ये मानवता के दुश्मन लोग हैं, ये लोगों को डिवाइड करने वाले लोग हैं। इनके यहाँ जाने वालों को भी उसमें लिख लो, लाल शाही से उनकी कोई रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देश को उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कोई सीजीआई चला गया, कोई प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई नेता चला गया, कोई पूंजीपति चला गया, सो कॉल्ड रिलायंस या कोई दूसरे चले गए। ये लोग जिन जगह पे चक्कर काट रहे हैं, देश को वहां चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मजबूरी में भिक्षा मांगना, हमारे भिखारी लोग जो सड़क पे हैं वो इनसे 1000 गुना सच्चे और ईमानदार लोग हैं, उनकी मदद करो। ऐसे ढोंग से बचो। जहाँ पे ये लोग जाते हैं तो अपने कोई नौकरी का जुगाड़ या कोई फ्यूचर में अपॉइंटमेंट का जुगाड़ या कोई सरकार से और नजदीकियां बढ़ाने का जुगाड़ हो सकता है। इसमें देश का कोई फायदा नहीं। ये गठजोड़ है, ये गंदा गठजोड़ है ढोंगियों के बीच में, और राज और सत्ता 2 नंबर से सत्ता या नौकरियों की मौज लेने वाले या जुगाड़ फिट करने वाले लोगों का ये षड्यंत्र है। इसमें ना तो सीजीआई को कोई सीजीआई के रूप में देखा जाए, ना वो दूसरा लाल पीले कपड़े पहन के जिसके पास वो गया उसको कोई ज्ञानी के तौर पे देखा जाए। दो ऐसे लोग हैं जो इस देश को मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे दो लोगों का गठजोड़ है। करें आस्था है, आस्था जुड़ी है बागेश्वर धाम नहीं, कोई आस्था की दास्ता को ढोने की कोई जरूरत नहीं। देश में संविधान है, संविधान के हिसाब से साइंटिफिक टेम्पर
बनाना सबकी ड्यूटी है, हर पर्सन का जवाब देना ड्यूटी है। किसी बाबा महात्मा के चरणों में जाने की कोई जरूरत नहीं। जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश को मूर्ख बनाना चाहते हैं, इनसे बचो। ये बीमारी हैं ऐसी ऐसी, इन बीमारियों से बचो। अपने बच्चों को बचाओ, युवाओं को बचाओ, देश को बचाओ। इनके यहाँ कौन जाता है उस चक्कर में सब वहीं पे मत पहुंच जाओ। अपना पैसा बर्बाद मत करो। मॉल में तो, दुकान पे तो माल ही मिल जाता है पैसे दे के। वो घटिया मिल सकता है, कम मिल सकता है, मगर मिलता है कुछ ना कुछ। इस तरह के सो कॉल्ड आस्थाओं के केंद्रों पे जाके तो घर से पैसे जाते हैं और मूर्खता मिलती है, मानसिक गुलामी मिलती है। इन जगह पे ऐसे लोगों से मिलना और जाना बहुत गलत है। क्या सर वहाँ जाने से न्यायपालिका की साख को चोट पहुंची है? क्या चोट पहुंचेगी ऐसी को जिसको पहले चोट पहुंच रही है? अब साख कौन सी अच्छी है? जुडिशरी की साख कहाँ अच्छी है देश में? देश के लोगों का विश्वास बहुत गिरा है जुडिशरी के प्रति। इसलिए साख तो इंसान बढ़ाते हैं, जुडिशरी की साख ऊपर नीचे, उसमें अच्छे लोग कितने हैं उनकी वजह से बढ़ती है। ये जो विजिट करी है गवई ने, इससे तो साख और गिरी है कि इस तरह के लोग जज बने बैठे हैं, इस तरह के लोग सीजीआई हो सकते हैं इस देश के, जो बाद में इस तरह के चक्कर काट रहे हैं। और उनको अभी भी क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ है तो गालमेल। सर एक और मुद्दा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम बंगाल जाते हैं, वो कहते हैं कि बंगाल की धरती को काबा की धरती नहीं बनने दूंगा। ये कोई भाषा, ये पॉलिटिकल भाषा नहीं हो सकती लोकतंत्र में। ये षड्यंत्रकारियों की भाषा हो सकती है, जो सत्ता चाहते हैं, जो भागीदारी नहीं चाहते, जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी में सत्ता में बने रहने का जुगाड़ ही अपराध है। और ये भाषा अपराधी भाषा है, इसमें अपराध छुपा हुआ है, इसमें मानसिक अपराध देश के प्रति है। इस तरह की भाषा बोलना, देश और दुनिया ये किसी कुरुक्षेत्र से, किसी काबा से, किसी वो राम जन्मभूमि से चलने वाला नहीं है। ये देश मानवता से चलेगा। और इस पे राजनीति करना, इस तरह की बात लोगों के अंदर जहर भरना, दैट इज नॉनसेंस ऑन एनी चीफ मिनिस्टर। कोई भी चीफ मिनिस्टर, ये इनका कंपटीशन है कि कितनी गुंडाई भाषा बोल सकते हैं। असम का मुख्यमंत्री हो चाहे यूपी वाला मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे आज कंपटीशन है कौन कितना गंदी भाषा बोल सकता है मुसलमानों के खिलाफ। और वही फिर लाडला हो जाता है आरएसएस का, उसको टिकट मिलने का चांस हो जाता है, उसको लामबंद करने की कोशिश करते हैं, हिंदू हिंदू करके मूर्ख बनाने की, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने। अरे भाई, इस देश में जो मुसलमान हैं यहीं के लोग हैं, और उन्हीं जातियों के लोग, दूसरे लोग हिंदू कैटेगरी में भी आते हैं। ये सब हमारे भाई बहन हैं। इसलिए धर्म की दीवार मानवता और या खून की दीवार से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मानवता की दीवार पूरी मानव जाति के लिए एक है, उसको दीवारों में बांटा नहीं जा सकता, देशों में भी नहीं बांटा जा सकता इंसानियत को। इसलिए इंसानियत के रास्ते पे, इंसानियत के लिए काम करने वाले नेता या देश ही अच्छे माने जाते हैं। जैसे आज के दिन जो लड़ाई का माहौल दुनिया में है, उसमें सब देख रहे हैं लोग। अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहे हैं, वहाँ की पूर्व उपराष्ट्रपति भी कह रही है कि बड़े मूर्ख से पाला पड़ गया हमारा। तो ऐसे इंडिया की भी जनता कह रही है सेम भाषा, ये मूर्खों से पाला पड़ा हुआ है। मूर्ख लोग सत्ता में हैं, देश को बांटने वाले लोग सत्ता में हैं, जिन लोगों का नैतिक चरित्र गिरा हुआ है वो लोग सत्ता में हैं। तो इसलिए देश को समझना चाहिए, इनको दीवारों को लात मारो, दीवारों को तोड़ो। इंसानों को बांटने की जो बात करता है समझो, वो पूरी मानवता का, देश का, वो हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सबका दुश्मन है, एक नंबर है। वो चालाक और धूर्त लोग हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ममता की वजह से घुसपैठ हो रही है, देश का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो ये बदलना होगा। डेमोग्राफी तो अभी ये भी कह रहा है कि हरियाणा का भी चेंज हो रहा है। यहाँ नए शहर बसा के, दिल्ली में सारे देश के लोग बसा के, दिल्ली के आसपास लोग बसा के, डेमोग्राफी तो यहाँ चेंज कर रहे हो तुम। हरियाणा को मिटाना चाह रहे हो, वेस्टर्न यूपी को मिटाना चाह रहे हो। इसलिए देश के लोग जहाँ रहते हैं उन्हीं के आसपास संसाधन हो, अच्छी सड़कें हो, वहाँ फैक्ट्री हो, वहीं पे सारा विकास हो। लोगों को क्यों इधर उधर आना पड़ रहा है? डेमोग्राफी तो आरएसएस चेंज करना चाह रही है। अब ये लोग चेंज करना चाह रहे। ये दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज नहीं की इन्होंने। दिल्ली एक ऐसा वो था एरिया में, दिल्ली इतनी बड़ी होगी कैसे हुई है? ये वैसे नहीं हुई। लोगों को मजबूरन क्यों यहाँ इकट्ठे होना पड़ा या क्यों इकट्ठा किया, इसके पीछे भी साजिश है। और इन साजिशों से बचना चाहिए। मानवता को जोड़ने के अलावा कोई भी काम अपराध है और संविधान के खिलाफ है। हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि आखिरी मौका है, बंगाल को बचा लो, नहीं तो फिर बंगाल बचेगा नहीं। बकवास है। पहली बात तो संवैधानिक संस्थाओं में और संवैधानिक पदों पे ऐसे लोगों का होना अपराध है जो पूरी देश की जनता की बात नहीं करते। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो हिंदुओं के भी भले में नहीं है।
वो खतरनाक लोग हैं, खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। ये वो लोग हैं जैसे राजा अपने राज को बचाने के लिए अपने सगे भाई को, माँ बाप को भी मार सकता है। इनको कोई लेना देना नहीं हिंदू पिंदुओं से, किसी को भी। जो जाति की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है, इलेक्शन के दौरान बात करता है, वो देश के संविधान के खिलाफ है, वो संविधान के हत्यारे हैं, वो इस देश के मानव जाति के हत्यारे हैं। भाजपा कह रही है टीएमसी को 4 मई के बाद सारे कार्यकर्ताओं को टाका जाएगा, उल्टा जो उनके गुंडे टहल रहे बंगाल में। अरे अब तो देश इंतजार में है कि भाजपा के गुंडों को कैसे पकड़ा जाए देश में। और भाजपा खुद इतनी बड़ी पार्टी होगी, भाजपा को बिल्कुल डरपोक पार्टी बना दिया। भाजपा के सारे वर्कर नाराज हैं। भाजपा के लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। भाजपा में चाटुकार लोगों की भरमार है। वही लोग पैसा कमा रहे हैं, वही लोग ठगी ठोरी मार रहे हैं। मेजोरिटी भाजपा के वर्कर और भाजपा के लीडर चुप बैठे हुए हैं, डर के बैठे हुए हैं और नाराज हैं उस सिस्टम से, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है देश के अंदर। नाजिया इलाही एडवोकेट होकर यानी कि कहती हैं कि मैं सारी मस्जिदें तोड़ दूंगी और मैं क्या कहते हैं मदरसे तोड़ दूंगी। कौन बोली? सीएम बन जाऊंगी। नाजिया इलाही खान, ये कहाँ? भाजपा की नेता है, भाजपा की नेत्री है वो। हाँ, क्या कह रही वो? कहने की मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ा जाए, मस्जिदों को, मदरसों को। अच्छा, खाली वो मस्जिद? सीएम बन जाएंगे तो तोड़ देंगे सबको। हाँ, तो इसीलिए देखो सीएम बनने के लिए कितनी लालसा है, क्या बोल सकता आदमी। कितने बिकाऊ एमएलए एमपी है देश के अंदर, तो पैसे में खरीदे जाते हैं, कुछ पदों की वजह से, कोई लालच में, कोई कुछ और चक्कर में। एमएलए एमपीओं का कोई काम नहीं है एफआईआर दर्ज कराना, इस तरह की बकवास करना। उनका काम है सिर्फ पढ़ना, कानूनों पे बात करना, कानून में बदलाव की बात करना। सारा काम जनता के साथ सीधा संपर्क किसका है? ग्राम पंचायतों का, जिला परिषदों का, नगर पालिकाओं का। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए और इनको सस्पेंड करने का जो कानून है हर राज्य में वो ख़त्म होने चाहिए। उसी तरह से होने चाहिए जैसे एमएलए और एमपी के लिए जो कानून है, वही देश में एमएलए, उसके पार्षद के लिए, नगर पालिकाओं के नुमाइंदों को, सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबरों के लिए वही कानून और प्रिविलेज, विशेष अधिकार होने चाहिए जो एमएलए और एमपी को हो देश में। अगर देश का उद्धार करना, देश में डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, देश में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, देश में ताकत बांटने की जरूरत है, ताकत एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, ताकि कोई भी 2-4 सांड इस देश को जैसे अपनी मर्जी से चलाए और देश को डराएं और देश को धमकाएं और हमारे पुलिस का, हमारे ईडी का, हमारे इनकम टैक्स सिस्टम का, हमारी पैरामिलिट्री और मिलिट्री का मिसयूज करें। आज देश की इन संस्थाओं का, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करें या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों का मिसयूज करें। हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका काम है संविधान को बचाना और संविधान के हिसाब से देश को चलाना, वही संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं। और इसको कमज़ोर जो किया जा रहा है वो सेंट्रलाइजेशन की वजह से किया जा रहा है कि कैसे सारी की सारी पावर कुछ हाथों में है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पावर का बंटवारा नीचे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पावर नीचे के जो है गांव और शहरों की नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के पास सबसे ज़्यादा अधिकार होने चाहिए। उससे कम अधिकार एमएलए के पास होने चाहिए और सबसे कम होने चाहिए एमपी के पास। इन्होंने ढकोसला कर लिया और देश में ये चले हैं सीटों का महिलाओं के नाम पे। अरे किसने रोका है? बीजेपी में है 33% महिलाएं पदाधिकारी पार्टी के अंदर। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? बीजेपी को किसी ने रोका 33% महिलाओं को टिकट देने से? कांग्रेस को रोका है, समाजवादी को रोका है। ये क्या कर रहे हैं भाई? 33% बढ़ाएंगे, यानी आप जितने लोग हैं इसके अलावा इसीलिए 33% बढ़ाना चाहते हैं हम सीटें, ताकि महिलाएं भी एडजस्ट हो जाए और कुछ लोगों को भी उसमें मिल जाए। और महिलाओं को भी, अब किस कौन सी महिलाओं को? जिनके पुरुष हैं या जिनकी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उसी समाज की, वही 33% है। SC ST OBC समाज साथ लेके कैसे आगे हम बढ़ेंगे इस तरह से? तो ये सारा ड्रामा है। सबसे पहले अगर जवाब देना है देश के सामने, राष्ट्र के नाम संदेश प्राइम मिनिस्टर को देना था तो एप्स्टीन फाइल पे देना चाहिए था। पता चलता और उन प्रश्नों का उत्तर देता जो मधु किश्वर ने उन पर आरोप लगाए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए हैं। तब राष्ट्र का संदेश में देश सुनना चाहेगा, मैं भी सुनना चाहूँगा। बताओ, इन प्रश्नों का उत्तर दो। आप गुमराह कर रहे हैं राष्ट्र के नाम संदेश में, आप पार्टीबाजी कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख समझ रहे हो देश को? देश सब समझ रहा है। इसलिए देश को इस जाल से बाहर आना चाहिए। जैसे शिकारी जाल में फंसाना चाहता है, अब इन लोगों की मानसिकता और विचार और इनकी भाषणबाजी सारी शिकारी वाली है कि दाना डालो और देश को फंसाओ, कहीं कभी पैसे देके, कहीं राशन की घोषणा करके, नहीं फलाना करके, ढिगड़ा करके। अरे महिलाओं के इज्जत की बात करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को इस देश ने घर दिया हुआ है और उस घर दे रखा है उसके पूरे परिवार के लिए, अकेले के लिए नहीं कि अकेला रहेगा। ये देश अभी भी चाहता है
आप मोरालिटी की बात करते हो, चरित्र निर्माण की बात करते हो, आप नैतिकता की बात करते हो, महिलाओं के संरक्षक और वो क्या नाम है नारी वंदन की बात करते हो, जाओ जसोदा बहन को लेके आओ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, ये देश स्वागत करेगा। सब क्या औरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करो। आज भी पूरे देश के अंदर प्रश्न है कि प्राइम मिनिस्टर की अगर वाइफ है तो बुढ़ापे में सही अपनी वाइफ को घर क्यों नहीं लाता भाई, उस इज्जत क्यों नहीं उसको मिल रही। ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस देश के सामने, इस पे पूरे देश को विचार करना चाहिए। क्या वजह है ये, क्यों है, क्यों एक महिला का अपमान हो रहा है इस देश के अंदर। एफिडेविट में आप देते हैं और महिला अकेली घूम रही बेचारी, आप कदर नहीं कर रहे हैं। किसने कहा है, हम तो कह रहे हैं भाई आना चाहिए। किसी ने कह दिया पत्नी को लाओगे तो आप भ्रष्टाचार करोगे। अरे पत्नी को लागे, अमेरिका जैसे भी देश में जो पत्नी का हाथ पकड़ के वोट मांगता है उसी को वोट मिलती है, उसी की इज्जत है अभी भी वहां भी। देश के लिए त्याग दिया है हमने सर। कुछ नहीं त्यागा, तो अगर देश के लिए त्याग दिया तो मधु किशोर के और सुब्रमण्य स्वामी के जवाब दो कि त्यागा है कि भोगा है। वो क्या कह रहे हैं सुब्रमण्य स्वामी मधु किशोर खुल कर अब देश मान रहा है इस बात को कि महिलाएं मंत्री और एमपी भी वही बनी हैं जिन्होंने समझौता किया, यानी जो हम बिस्तर हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये भाषा है मधु किशोर की, सुब्रमण्यम स्वामी की, और पूरा देश इस बात पे विश्वास करता है। पूरे देश को अभी इस बात से चिंता है कि इस देश में किस तरह ढोंग चलेगा। इस तरह के नाम पे, ब्रह्मचर्य के नाम पे घर छोड़ दिया, देश की ठेकेदारी ले ली। अरे घर संभालो, देश की ठेकेदारी बाद में लोगे। ऐसे ठेकेदार जो घर नहीं बसा सके वो खतरनाक साबित हुए इस देश के लिए, वो सारे खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। कह रहे विपक्ष नहीं चाह रहा है कि महिला आरक्षण भी पास हो, विपक्ष अपमान कर रहा है महिलाओं का। अरे ये ड्रामेबाज, ये धोखेबाज हैं, ये चालाक हैं, ये धूर्तता की भाषा है और देश सब समझ रहा है। महिला वाले वो महिलाओं का आचरण करेंगे जो जिन पे आरोप हैं कि एमपी और मंत्री भी तभी बनाया जाता है जब कोई अमृतसर हो जाता है। कमाल है, तो सोचना चाहिए देश को किधर ले जाओगे। अगर उसी नाम में इस देश के औरों की किसी की बहन बेटी हो कि इस तरह के लोग हैं जो इस देश की महिलाओं को, कितनी बातें आ रही हैं कि राजनीति का कैरियर इतना बदमाश बना दिया है इन्होंने कि जो औरतें समझौता करती हैं इस तरह के बदमाश लोगों से, उन्हीं का ग्रोथ होता है राजनीति में। ये कितनी खतरनाक वो चीज है देश के लोकतंत्र के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं को सोचना चाहिए। देश की महिलाओं ने इनसे को नहीं कहा 33% आरक्षण दे दो हमारे को। कितनी महिलाएं आई, वो महिलाओं ने भाषण दिया क्या? जो महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी हैं वो महिलाओं के चुप हैं जिनका नाम आया उसमें के अपराध में कि तुम इस तरह के संबंध बना के टिकट पाई हो, इस तरह के संबंध बना के तुम एमएलए एमपी बने हो, मंत्री बने हो। लानत है। और उनके हस्बैंड कह रहे भाई, कुछों के तो हस्बैंड कह रहे हैं। सीतारमण के हस्बैंड से बात करो, एक वो गवर्नर है यूपी की, उसके हस्बैंड से बात करो। कौन है गवर्नर यूपी की? आनंदीबेन पटेल। उसके हस्बैंड से बात करो, पूछो उनका दर्द, पूछे ये देश क्या हो रहा है देश के अंदर। तो इसलिए देश में चरित्रवान लोगों को राजनीति में मौका मिले, चरित्रवान ही लोग राजनीति में ठहर पाए, हम सबको ये सोचना होगा। लेकिन भाजपा तो कह रही है मोदी जी संत आदमी हैं, आप करें कैसे? कौन सी भाजपा करी है? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अरे पार्टी को स्टेटमेंट दिला देता अपने आप, कोई बोल थोड़ा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी खुद कहे कि वो संत है तो उसका नार्को टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा, वही बता देगा किसने मुझे कहा था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता, देश को भी पता है। जितने संत के भेष में हैं वो इस देश में संत के भेष में सबसे ज्यादा दुराचारी लोग हैं, संत के भेष में अपराधी लोग हैं, सब संत के भेष में रेपिस्ट हैं और ब्रह्मचारी के नाम पे विघनचारी लोग हैं। इसलिए इनसे बचो, इस तरह के ब्रह्मचारियों से बचो। आप खुद बचो, अपनी महिलाओं को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ।